कार्तिकेय, एक इसमें विनायक है। अब कार्तिकेय कौन है, मेडिकल इसमें कौन है, गैस करके बताओ। जो सीधा बच्चा लग रहा है उसको तुम कह रहे हो कार्तिकेय, हो सकता है कार्तिकेय ये हो। आ जाओ, आप भी आ जाओ। डैश डैश शर्मा जी आइए। डॉक्टर साहब आप भी आ जाना। शर्मा जी आओ, नाम नहीं ले रहा हूं, जिससे पहचानो। अब ये इसमें से एक कार्तिकेय है, एक विनायक है। बताओ कौन कार्तिकेय, गैस करो कौन डॉक्टर है। अच्छा सुनो, एक और अच्छी बात, एक आईआईटी में निकाला, एडवांस क्वालिफाई किया है एक भाई नीट टॉप कर रहा है, क्वालिफाई किया है। अब तुम्हें पहचानना, कितने लोग कह रहे हैं ये कार्तिकेय है, हाथ उठाओ। नहीं, एक कार्तिकेय है, एक विनायक है। ये मेडिकल वाले हैं या जेई वाले? मेडिकल वाले कितने लोग कह रहे हैं, और जेई वाले कितने कह रहे हैं? ये सही है, आप लोग कार्तिकेय ही है। तो ये कार्तिकेय है, वो विनायक है। और दूसरी बात, ये स्कोर कर रहे हैं अभी एज पर 680 एंड फर्स्ट रैंक इन उत्तराखंड। और दिस स्कोर इज प्रॉब्ली ऑल टाइम हाईएस्ट फ्रॉम उत्तराखंड। यहाँ का बच्चा यहाँ रह के पढ़ के वो ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो ये मेरे यहाँ थोड़ा बहुत बता देंगे आप कि किस बैच में पढ़ते थे, कब से पढ़ते थे, पुराने स्टूडेंट हैं, और इनकी रूटीन कैसी थी। 9-10 का 2 साल का एक बार में ले लिया था, उसके बाद 11th में 11-12 का एक बार में ले लिया था। तो बेसिक्स तो मेरे 9-10 से ही अच्छे अवेल की वजह से हुए, ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब सच बता रहा हूँ। और 11-12 में 11 तो ठीक चला यहाँ पे ऑफलाइन, 12th में ऑनलाइन किया था। तो आप में से तो मेजॉरिटी सबको यही होगा कि फिजिक्स हार्ड लगती है ना, बहुतों को यही होगा कि फिजिक्स हार्ड है, मार्क्स नहीं आते। और मॉक टेस्ट भी जब दिए होंगे तो मॉक टेस्ट में स्टार्ट कम मार्क्स से हो रहा होगा और कम से हो रहा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे खुद के लोएस्ट मार्क्स अब तक मॉक टेस्ट में 456 रहे हैं। 456 मार्क्स कभी भी अपने आप नहीं बढ़ेंगे, मार्क्स धीरे धीरे टाइम लगेगा, बढ़ेंगे ज़रूर। और कुछ चीज़ें 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें ध्यान देंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मैं अपना बता दूं, 11th में मेरा ठीक था, 11th में ठीक पढ़ा, लेकिन रिवीजन जो चैप्टर्स का था वो मेरा हो नहीं पाया था क्लियरली। जो लास्ट के फिजिक्स में चैप्टर है, वेव्स, ऑसिलेशन, ये सब मेरा लास्ट में क्लियरली रिवीजन नहीं हो पाया था, पढ़ा मैंने पूरा था। 12th की स्टार्टिंग में आया तो सामना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जो कि 12th में सबसे थोड़ा टफ माना जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है, हार्ड लगी। उसके बाद ऑर्गेनिक का खौफ अलग था कि ऑर्गेनिक हो नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, मतलब पेशेंस इज़ अ मस्ट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, समझ में आएगी, तो वही प्रोसेस बड़ी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका सिलेबस खत्म चैप्टर्स होते जाएंगे, जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपकी साइकिल चलेगी रिवीजन की। और यहाँ खेल रिवीजन का ही है, क्योंकि आपका आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई आता नहीं है सवाल। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही होंगे, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपके ग्रिप में आएंगे वो, ये क्लियर है। उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो गया तो रिवीजन, और उसी के बाद से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट। मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट फरवरी में दिया था। उसमें कुछ फुल सिलेबस नहीं था वो, लेकिन 12th के कुछ चैप्टर्स आए थे उसमें। तो मेरे पहले मॉक टेस्ट में 521 मार्क्स थे। दूसरे मॉक टेस्ट में लोएस्ट मार्क्स थे, 11 का सिलेबस था 456 मार्क्स। फिर धीरे धीरे करते आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या करूं। मेरा एक टाइम पे स्कोर जब हो रहा था तो 580 पे रुक गया था। आप मानोगे नहीं, मैंने 9-10 मॉक टेस्ट मेरे 570, 580, 590 इसी के बीच में था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरा बढ़ क्यों नहीं रहा स्कोर। तो जितनी भी मेरी ग्रोथ थी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करता था कि ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, अब मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे, मैं क्या करूं। तो मेरे मम्मी पापा दोनों बोलते थे करते रहे, होगा, बढ़ेंगे ज़रूर। एक और चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकली करी थी, लास्ट के 2 महीने में मैंने अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना ली थी।
मिस्टेक कॉपी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन लास्ट के 2 महीने में आते आते आपको मेजॉरिटी चीज़ें आपने पढ़ ली होती है। तो मैंने लास्ट के 2 महीने में एक अपनी मिस्टेक कॉपी बनाई, उसमें जो भी मॉक टेस्ट में जो भी नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़, प्रीवियस ईयर से खासकर कोई नई चीज़ मिलती थी तो वो मैं उसमें लिख लिया करता था, जो कि सबसे ज़्यादा उसी ने मेरे को बेनिफिट दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 जो मैंने अपना लास्ट मॉक टेस्ट दिया था पेपर से अप्रॉक्स 10 दिन पहले, उसमें मेरा स्कोर था 677। तो धीरे धीरे स्कोर आपका बढ़ेगा, मतलब अभी ये सर ड्रॉपर बैच है, तो धीरे धीरे आप चीज़ें क्लियर होंगी। वीक पॉइंट्स पे आपको अपने ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कैसे पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ ये इससे सवाल नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा। तो सब चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। जैसे मैंने किया था, मेरे फादर ने मेरे को गाइडेंस दी, सर की वीडियोस देखता था जो आती थी, तो काफ़ी चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना ही। अगर अच्छा स्कोर करना है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी तो नीट 2022 के लिए हो 7 मंथ्स ही बचे हैं, तो 7 मंथ्स में क्या जाता है। अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी ये सब हटा दोगे तो बेनिफिट भी उतना ही अच्छा मिलेगा, ये क्लियर है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब आप अपना हार्डवर्क करना स्टार्ट करोगे, जब आप 3-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस खुद आएगा अपने ऊपर कि हाँ मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। जब आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ लो, अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ लो 10 दिन तक, तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। तो बस मेन तो पेशेंस ही है जो आपको रखना है। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिकली क्वेरी हो तो मैं आप जैसे संडे के दिन हॉलीडे मतलब छुट्टी रहती थी, तो उस टाइम का आप दिन को कैसे यूटिलाइज करते थे? नीट की प्रिपरेशन के लास्ट के 6 महीने में कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब जिस दिन तुम रिलैक्स कर पाओ। लेकिन संडे को मैं जनरली मॉक टेस्ट देता था। लास्ट के आते आते मैंने हर संडे को मॉक टेस्ट देता था मैं। तो वही स्टार्टिंग में रिवीजन करता था सुबह के 2-3 दिन। और जितने भी मैंने आज तक मॉक टेस्ट दिए हैं, अप्रॉक्स 20-30 आसपास टोटल मॉक टेस्ट दिए होंगे। हर मॉक टेस्ट को मैंने वही नीट की जो टाइमिंग रहती 2 से 5 उसी में रखा था। मेरी एक बहुत बुरी आदत लगी थी दिन में सोने की, उसको तो आलस तो आपको रहना ही नहीं। आपको 2 से 5 अपनी प्रोडक्टिविटी के मैक्स लेवल पे रहना है, चाहे आपको नींद आती हो, चाहे आपको भूख लगती हो, कुछ भी। तो 3 घंटे बैठ के मैं मॉक टेस्ट देता था। उसके बाद मेरे को 5 घंटे लगते थे पूरे पेपर को एनालाइज करने में और पूरे पेपर की मिस्टेक्स को मिस्टेक कॉपी में लिखने में 5 घंटे। और मैं प्लस अपनी OMR शीट जो जिसमें मैंने किया था उसको वहाँ पेस्ट कर देता था। 5 घंटे के बाद इनफ होता था। उसका थोड़ा बहुत जो रिवाइज करना होता था वो करके मैं सो जाता था। सर फिजिक्स में हम करते हैं न्यूमेरिकल, जैसे उसे 2-3 सॉल्व हो जाते हैं, इसके बाद ट्राई करते हैं, जैसे उसके बाद सॉल्व नहीं हो पाती, फिर इसका कुछ फिजिक्स में ये दिक्कत आएगी, मेरे को भी ये सेम दिक्कत आई कि मतलब थोड़ा मुश्किल तो आती है। आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, फॉर्मूले याद रहते हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं आ पाती, कभी फॉर्मूले नहीं याद होते। फिर मतलब जहाँ गलती हुई है उसके वही पेज पलट के देखो कि अच्छा ये फॉर्मूला है, पढ़ लो उस चीज़ को एक बार पूरा। तो वही है कि पेशेंस रखो, बनने लगेंगे और ऐसे ही आएगा कॉन्फिडेंस। जब आपसे 4 क्वेश्चन भी रो में बन जाएंगे ना, तो धीरे धीरे बिल्ड होगा क्वेश्चन। और नई चीज़ें मैं बता दूंगा आप सबको, आप जितना भी पढ़ लो आपको एग्जाम के लास्ट दिन तक नई चीज़ें मिलेंगी। वही से जहाँ से आप NCERT से ही पढ़ रहे हो, नई चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरे साथ भी था, मेरे को लास्ट तक फॉर्मूले मतलब जिस वे में मैं समझ रहा था और जिस वे में एक्चुअली था वो सब नया चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। तो पेशेंस से ही होगा, करते रहो, आ ही जाएगा। उसमें कोई बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है, हो जाएगा वो इजीली। और जैसे ना हर चैप्टर के होते हैं, निमोनिक होते हैं, तो बेनिफिट तो होगा। हाँ, वो तो अपने पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने तो ज़्यादातर बायो के एग्जाम्पल लिए, मॉर्फोलॉजी के जो एग्जाम्पल हैं इतने सारे उनमें हो गया, प्लस एनिमल किंगडम्स के थोड़े एग्जाम्पल जो ऐसे ट्रिकी वाले पार्ट्स थे वहाँ पे। फिजिक्स केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के थोड़े निमोनिक्स हो गए, और तो कहीं मैंने यूज़ नहीं किए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा निमोनिक्स कर लो, वो तो फिर एग्जाम में वही याद नहीं आएंगे। हेल्प करते हैं निमोनिक्स। आपका जो कोचिंग का टाइम है, मतलब कोचिंग के बाद जाते थे, आपका रूटीन किस तरीके का रहता था? कोचिंग तो जैसे 11th में मैंने की थी, तो वही 7:15 का आई गेस समर्स में होता था, फिनिश होती थी। तो घर जाके थोड़ा देर रिलैक्स करके वही रिवाइज जो कोचिंग में पढ़ाया उस दिन, लगता है कि चलो कर लेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे वो आदत छूट जाती है। मेरी भी छूटी थी, मैं ऐसा नहीं कि मैं रोज़ वो कर लेता था, लेकिन रिवाइज अगर करोगे तो वो तुम्हें ही बेनिफिट देगा, और देगा ज़रूर।
जो चीज़ तुम पढ़ के गए उसी चीज़ को पढ़ोगे, अगले दिन टीचर कोई सवाल पूछते हैं तो अकेले तुम ही जब आंसर करोगे क्लास में तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे चलने में हेल्प करेगा, तो तुम आगे हार्डवर्क कंटिन्यू रखोगे। तो फिजिक्स का हर एक चैप्टर टिपिकल होता है, जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाते हैं उनके हम करते जाते हैं साथ के साथ, लेकिन स्टिल कुछ टाइम के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। आपने अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रखी जो आपने मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी और 12th के चैप्टर्स भी सबको एकदम समराइज कर दिया? मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में क्या किया था, मैंने प्लान किया था कि मैं अपना 12th का सिलेबस जनवरी तक ख़त्म कर लूँ। 12th का एटलीस्ट एक बार रिवीजन अपना 12th का जनवरी तक ख़त्म कर लूँ। तो जनवरी तक मैंने एक एक चैप्टर कर लिए थे, प्लस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक चैप्टर के ज़्यादा होते नहीं। तो वो करने के बाद फिर मैंने अपना पूरा प्लान बनाया था, मैंने एक चार्ट लिया था, उसमें उसे हाफ में डिवाइड किया। मेरे फादर का बेसिकली प्लान था, उन्होंने हम दोनों का एक साथ बनाया था। तो उसमें ऊपर हमारे 11th के चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और नीचे 12th के चैप्टर पूरा इतने बड़े चार्ट में हमने जहाँ पढ़ते थे अपनी वॉल के सामने चिपका दिया। अब वो सामने रहता था। उसके बाद हमने ये किया 11th के चैप्टर पकड़ो, क्योंकि 11th के चैप्टर को करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो थोड़े थोड़े निकल चुके थे दिमाग से। फिर धीरे धीरे जो चैप्टर वीक थे मेरे सबसे ज़्यादा, जनवरी से जैसे केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सब हो गया, तो इन सबको पकड़ा धीरे धीरे धीरे। मतलब 3 दिन मैंने आई थिंक थर्मोडाइनमिक्स को दिए थे। ऐसे ऐसे ज़्यादा आप अपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना, अपने हिसाब से उनको आप लोग एक एक करते करते जब चैप्टर खत्म हुए तो मैं ऐसा करता था ना कि बीच में कोई 11th का चैप्टर कर लिया और साथ ही में उस चार्ट में मैं मार्क कर देता कि ये चैप्टर हुआ है, तो मैं उसको मार्क किया कर देता था। उसके बाद फिर 12th वाले जब 11th का थोड़ा सिलेबस हो गया तो मैंने एक बार 12th का जो हाई वेटेज वाले चैप्टर थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इन सबको मैंने रिवाइज किया एक बार। और उसके बाद फिर लेकिन जब आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, फिर उतनी देर नहीं लगेगी जितनी आपको पहली बारी में लगी थी। जल्दी चीज़, और फिजिक्स में तो ज़्यादा देर लगती नहीं रिवाइज करने में, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने होते हैं, तो फिर उतनी देर नहीं लगेगी। फिर फटाफट लेकिन वही पूरा प्लान बना के मैं चला था कि 11th ऐसे ऐसे करनी है, आज यही चैप्टर करूँगा। एक रात पहले ही मैं अपना प्लान बना लिया करता था कि कल मेरे को ये चैप्टर करना है, तो पूरे दिन ये रहता था कि मैं फोकस हूँ, हाँ ठीक है मेरे को ये करना है, मैं इधर से उधर नहीं भागता था। तो ऐसे ही करते करते 11th का रिवाइज किया कॉन्सिक्यूटिव, बाद में फिर आप अपने हिसाब से प्लान बना लो, लेकिन 12th का जितना जल्दी हो सके उसको अच्छे से कर लो, फिर 11th रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ऑर्गेनिक है तो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, तो आपने उस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करा? मतलब लास्ट टाइम पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपने कुछ बनाया होगा। हाँ, ऑर्गेनिक्स में जो अवेल का मॉड्यूल मिलता है 11-12 का, ऑर्गेनिक में मैंने उसको पकड़ा, क्योंकि NCERT भी एक बार पढ़ लेनी है ऑर्गेनिक की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉड्यूल में उतनी हाईलाइट नहीं है, लेकिन 1-2 चीज़ NCERT में दे रखी हैं। तो मैंने प्रॉपर, अब जिस मटेरियल को आप कंसर्न कर रहे हो बार बार आपको उसी से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं आपने कोई एक रेफरेंस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक के लिए। मैंने तो अवेल की उससे ही किया था, तो उसमें करो, हाईलाइट करो। तो जब अब सबसे मेन क्या होता है, ऑर्गेनिक के हम 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आती, दिमाग से निकल जाती, फिर छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक, कुछ और पकड़ लेते हैं। ऑर्गेनिक की जो पूरी सीक्वेंस दे रखी है 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर से लेके अमीन्स तक, वो पूरा एक कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तभी आपकी चीज़ें इंटर रिलेटेड होंगी। जो चीज़ अमीन्स की प्रिपरेशन में दे रखी होगी वो चीज़ आपको एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ में दे रखी होगी, ऐसे चीज़ बहुत सारी इंटर रिलेटेड मिल जाएगी। तो उसे एक गो में पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, उसे एक गो में पढ़ो, कॉन्टिन्यूस पढ़ो। मैं डेली पढ़ता था, मेरे फादर मेरे साथ बैठते थे, हम दोनों को ये बता दिया कि आज ये पूरी प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो उसको करके स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बाद में आप पूरा जब पढ़ने लगोगे ना धीरे धीरे, तो चीज़ें अपने आप इंटर रिलेट होने लगेंगी कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ वहाँ है, ऐसे ऐसे करके फिर बहुत ईजी हो जाता है। फिर 2-3 बार उसी मटेरियल से जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, प्लस जब क्वेश्चंस लगाओगे प्रीवियस ईयर तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और तो कुछ नहीं ना, क्योंकि एक और क्लास में इनको लेके जाना है, दूसरी क्लास में, उसमें हमने बल्लीवाला के बच्चे भी बुला लिए हैं। तो ये 12th क्लास में थे, बेसिकली इनके लिए टाइम मैनेजमेंट आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। इन्हें बोर्ड एग्जाम देना था, ये 11वीं में जब थे तो स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन कोचिंग शाम को होती थी यहाँ पे, 4 बजे, 7:15, 2 बजे घर जाते थे, 2:30 बजे तक पहुँचते थे, फिर 3, 3:15, 3:30 यहाँ के निकलते थे।
तो जो आप लोग रोते रहते हो टाइम मैनेजमेंट, वो कोई ऐसा नहीं इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल था। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे इनसे आज मैंने एक चीज़ सीख ली है, लर्निंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने इनसे एक दो चीज़ लर्न कर ली आज। एक बता देता हूँ, वो जो चार्ट बनाने वाला था ना, हम लोग सोचते तो है कि हम पेस्ट कर देंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अनन्या ने भी बोला था कि हम छोटे छोटे स्लिप बना लेते थे। तो इन्होंने पूरे सिलेबस का जो बड़ा चार्ट बनाया ना, वो मुझे अच्छा लगा। तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। और एक और इनसे सीखी मैंने कि जो मैं अपने लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे मैं भी रात में क्या करता हूँ कि कल मुझे जो जो काम करना है उसको सोचता हूँ, लेकिन उतने प्लान वे में नहीं करता हूँ। इन्होंने एक दिन पहले अपना सिलेबस प्लान कर लिया, कल मुझे क्या क्या रिवाइज करना है। और जब ये उस दिन अगले दिन शाम को सोते होंगे तो इनके माइंड में आता होगा जो मैंने रिवाइज प्लानिंग की थी हो पाया नहीं हो पाया। और नहीं हो पाता होगा तो हॉन्ट करता है वो दिमाग में, अरे यार गलती हो गई, करना चाहिए था, चलो कल कर लेंगे। सक्सेस जो होता है ना ऐसे नहीं मिलता, ओवरनाइट नहीं मिलता। इतना नंबर लाना, बस क्लोज तो 30-40 नंबर, लेस देन मतलब 10%, 9, मुझे लगता है कि इनके कितने परसेंट आ रहे हैं 720 में कितना 680 कितना बनता है परसेंटेज, 40, 94, 95 होगा। 94-95% मार्क्स लाना मेडिकल एंट्रेंस में भी प्रेशर में छोटी बात थोड़ी होती है। आप सोचो ना, 150 नहीं ला पाते बच्चे। 2-2 साल मेरे साथ, मेरे यहाँ टारगेट बैचेस में भी कुछ बच्चे होते हैं 2 साल के बाद कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। पेरेंट्स आर रेडी टू पे 1 crore rupee फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, दे आर नॉट एबल टू क्लियर इवन कट ऑफ। आई हैव सच स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप लोग को इसके बहुत हवा नहीं बनाना चाहिए। हाइप बहुत बन गया है बाहर, नीट बहुत टफ है, बहुत टफ है। सब न्यूज़पेपर में, मीडिया में, यूट्यूब पे हाइप बहुत है। आप नीट डालो 1000 वीडियो आएंगे, 1000 वीडियो एक लाइन में। हाइप बना रखा है, बिजनेस हो गया ना। हाइप वही मत बनाओ, बहुत टफ नहीं होता। एकदम रूटीन में चलते रहो। मुझे नहीं लगा इनको कभी भी लगा होगा सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो अपने रैंक के लिए परेशान थे। उत्तराखंड में थे और इजी थोड़ा सिलेक्शन होता है यहाँ एज कम्पेयर टू यूपी। 20-30 नंबर नीचे जाता है मिनिमम। तो इनको किसी भी दिन नहीं लगा होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो रैंक के लिए जा रहे थे कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इनके साथ फ्यूचर में भी अगर इनका कोई डिटेल आएगा, जब ये कॉलेज वॉलेज एडमिशन ले लेंगे, तो मैं आपको गाइड करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ इस ब्रांच से जो भी बच्चे जाते हैं वो अपने सारे स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं। आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत होगी तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका डिटेल शेयर कर दूंगा जब MBBS ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी? एक और चीज़ हाँ, मैं बता। बताना चाहूँगा। मैं एक लास्ट चीज़ बताता हूँ कि नीट का जो जर्नी है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना मोटिवेशन हाई रखना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके लास्ट के डेज में आपका माइंडसेट क्या रहता है। अगर आप प्रॉपरली मोटिवेटेड रहोगे तो भले ही आपकी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अपने आप मोटिवेशन मतलब ऐसा है कि आपको रखना ही रखना है। थोड़ा हो रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन कुछ भी करो, बेशक मोटिवेशनल वीडियो देख लो, ज़्यादा नहीं देख लो, लेकिन मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लास्ट के डेज में आपका माइंडसेट आपका एकदम पॉजिटिव रहेगा, जिसे बोलती नहीं विनर्स माइंडसेट, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब आप छाती चौड़ी करके पेपर देने जाओगे, बस सही होगा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही पेपर होगा। तो मोटिवेशन को अगर आप हाई रखोगे तो वो बेनिफिट देगा आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।